नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म ई विद्या और MPPSC में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, यह हम सब इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई फर्स्ट में दिया हुआ है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। जैसा कि आप सभी लोगों के लिए पता है कि मध्य प्रदेश की जो यूनिट फर्स्ट है 10 यूनिटों में मध्य प्रदेश का पूरा सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा का डिवाइड किया गया है। उसी की फर्स्ट यूनिट है मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य और संस्कृति। मतलब हमारे लिए यूनिट फर्स्ट से जो पढ़ना है वह मध्य प्रदेश का इतिहास, कला और संस्कृति को पढ़ना है। तो कुल मिला के इस यूनिट में 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टरों में से मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वह मात्र 2 यूनिटों में कवर हो जाता है। 2 यूनिटों से के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है, यह सब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट की। पॉइंट फर्स्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजवंश। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। इन्हीं दोनों टॉपिक से हमने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमारे लिए पढ़ना क्या है। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन मध्य प्रदेश। प्राचीन मध्य प्रदेश में फर्स्ट पॉइंट है पाषाण काल। किस तरीके से मानव धरती पर आता है और वह पाषाणों के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। पाषाणों से जुड़ता हुआ आपका विस्तार आदि आदि इसमें हम पढ़ेंगे। पाषाण काल से के बाद बात आती है कि वह किस प्रकार से धातु का प्रयोग करके आगे बढ़ता है और अपने जीवन को विकसित करता चला जाता है। तो उस में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। अब उसको हमने डिवाइड किया है ताम्रपाषाण काल में। फिर आता है लोहयुगीन संस्कृतियां, जैसे के अंदर हमने रखा है वैदिक सभ्यता के अंदर। फिर महाकाव्य काल, इसमें वैदिक पुराणों की रचना होती है। धीरे धीरे लोग घुमंतु जी चारागाह की जो खोज करने के लिए निकले थे, अब वह अपना स्थायी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उसके बाद आता है महाजनपद काल। यहाँ पर धीरे धीरे गांव की स्थापना होने लगती है। गांव से जनपद और जनपद से महाजनपद की स्थापना यहाँ पर होने लगती है। और फिर वह जनपद धीरे धीरे राष्ट्र का रूप धारण करके एक बड़े साम्राज्य की नींव खड़ा कर देता है और अंततः महाजनपदों से मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होकर मगध एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभर आता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मगध का साम्राज्य। मगध के बाद फिर इस मगध पर विभिन्न प्रकार के वंश शासन करते हैं। तो उसमें प्रमुख वंश था मौर्य वंश। तो हम मौर्य काल पढ़ेंगे। मौर्य के बाद का काल मौर्य उत्तर का काल कहलाएगा। मौर्य उत्तर काल में हम प्रमुख वंशों को पढ़ेंगे। यहाँ पर देशी और विदेशी शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। जो देशी शासक हुए वह अम्भीर वंश, नागवंश, वाकाटक वंश, सोमवंश, कर्णवंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दूसरा, विदेशी शासकों में हम मौर्योत्तर काल के विदेशी शासकों में पढ़ेंगे हिंदिया वंश, शक, पहला कुषाण। मौर्योत्तर के बाद फिर सत्ता आती है भारत पर गुप्तों की। तो यहाँ पर हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। फिर गुप्तों के बाद बात करते हैं गुप्तोत्तर काल की। तो यहाँ पर हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चलता है 647 ईसा पूर्व तक। और इसी दरमियान 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी तक पूरा प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है। तो उसमें हम पढ़ेंगे वर्धन वंश, शैल वंश, होलिकर वंश, वैजयंती मैत्रक वंश और मौखरी वंश। इस तरीके से हमारा यहाँ प्राचीन भारत समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन मध्य प्रदेश। 7वीं शताब्दी के बाद राजपूतों का मध्य प्रदेश में बोलाबाला हो जाता है और कुछ वंश राजपूतों से संबंधित हम मध्य प्रदेश के इतिहास में पढ़ेंगे। फिर बात आती है 7वीं शताब्दी से लेके 9वीं 10वीं शताब्दी तक इन राजपूत कालीन मध्य प्रदेश के पढ़ने के बाद यहाँ पर जो अरबी और तुर्की आक्रमण होते हैं, अरबी तुर्की आक्रमण से यहाँ पर सल्तनत, मुगलों की सल्तनत यहाँ पर स्थापित हो जाती है। तो जो मतलब आक्रांता होते हैं वह
मध्य प्रदेश पर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर पढ़ेंगे सल्तनत कालीन मध्य प्रदेश, फिर पढ़ेंगे मालवा सल्तनत, फिर हमें पढ़ना है मुगल कालीन मध्य प्रदेश। सल्तनत काल खत्म होने के बाद 1526 में बाबर आता है और युद्ध होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस तरीके से लोधी वंश की समाप्ति के बाद भारत पर सत्ता स्थापित होती है मुगलों की। मुगलों की सत्ता के बाद मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में गौड़ राज्य को पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के जो अन्य मध्यकालीन वंश हैं उनमें बुंदेला वंश और तोमर वंश को हम मध्यकालीन मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर आता है आधुनिक मध्य प्रदेश। आधुनिक मध्य प्रदेश में हम पढ़ेंगे भोपाल रियासत, मराठा, होलकर, सिंधिया, देवास और धार की पवार रियासत। तीसरे नंबर पर यहाँ से हमारे दूसरा पॉइंट शुरू होता है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, तो यह हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे। चौथे नंबर पर 1857 की क्रांति और पांचवें नंबर पर 1857 से 1947 तक मध्य प्रदेश में जो भी विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उन सभी के लिए हम बिंदुवार बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो चलिए आपको आगे तीसरे नंबर का पॉइंट, जो कि तीसरे नंबर से लेकर 8वें नंबर तक कला और संस्कृति से संबंधित है, उसकी बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पॉइंट 3। यूनिट फर्स्ट का पॉइंट 3 है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं। मध्य प्रदेश की प्रमुख कला में शिल्पकला, स्थापत्य कला और नृत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख कलाओं में शिल्पकला पहले नंबर पर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत सबसे पहले मानव ने अपने जो रहने के लिए जो निवास स्थान बनाए हुए थे गुफाएं, तो हम गुफाओं के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे जिस तरीके से वह महाजनपदों का विकास होता गया और साम्राज्य बने, तो विभिन्न प्रकार के दुर्ग, किले, महल वगैरह बने, हम उनके लिए पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर मानव की मृत्यु के पश्चात उन्हें विभिन्न समुदायों में विभिन्न प्रथाओं के अंतर्गत किस तरीके से उनकी मृत्यु के स्मारक के रूप में, स्मृति चिन्ह के रूप में बनाया, तो उसमें विभिन्न प्रकार की समाधियां, स्मारक, मकबरे और छतरियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तीसरे नंबर की जो हमारी कला थी वह थी नृत्य कला। नृत्य कला में हम पढ़ेंगे लोक नृत्य और प्रमुख आदिवासी लोक नृत्य। इस तरीके से हम पढ़ने के बाद हमारा यूनिट फर्स्ट का पॉइंट 3 मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं कंप्लीट हो जाता है। चौथे नंबर का जो पॉइंट है वह है त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएं। त्योहार में हम पढ़ेंगे त्योहार, समारोह, मेले और अकादमी। दूसरे नंबर पर यह है लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रमुख लोकगीत। मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन कौन से लोकगीत हैं, उनके प्रमुख संगीतकार और प्रमुख संगीत घराने प्रमुख लोक संगीत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। लोक कलाओं में ये कलाएं थीं और ये लोक कलाएं थीं। लोक कलाओं में हम पढ़ेंगे लोक चित्रकला, इससे संबंधित प्रमुख चित्रकार, लोक नाट्य कला, आदिवासी नाट्य कला, और इस तरीके से हमारा ये जो है 4 पॉइंट कवर हो जाएगा यहाँ पर। 5वें नंबर पर हम पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार व उनकी कृतियाँ। इसी में हम इनसे संबंधित लोक साहित्य के बारे में पढ़ लेंगे। 6वें नंबर का जो हमारा पॉइंट है वह है धार्मिक व पर्यटक स्थल। धार्मिक स्थलों में हम पढ़ेंगे मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च। और पर्यटक स्थल में पढ़ेंगे बुंदेलखंड के पर्यटक स्थल और बघेलखंड के पर्यटक स्थल। 7वें नंबर पर बघेलखंड के पर्यटक स्थल, और इसमें हम ऐड करते हैं मालवा के पर्यटक स्थल, मालवा के पर्यटक। 7वें नंबर पर हमारा जो है वह है जनजातियां व बोलियां, और 8वें नंबर पर है जनजाति व महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। जो पर्सनालिटीज़ हैं उसमें राजनेता, अभिनेता, रंगकर्मी और समाजसेवी, जो विभिन्न प्रकार के लोगों ने अपना विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है, उनसे संबंधित चीज़ों को हम इस 8 पॉइंट में जनजाति व महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में पढ़ेंगे। इस तरीके से मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा
में जो 10 यूनिट थी, 10 यूनिट की ये फर्स्ट यूनिट था। और फर्स्ट यूनिट में हमें कुछ 8 पॉइंट के जो मैंने सिस्टमेटिक आपके लिए टू द पॉइंट बताए हैं, ये पूरे 8 पॉइंट हैं। और इस 8 पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद लगभग 10 से 14 प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है। तो आप इस तरीके से इस यूनिट को तैयार करिए, जिसमें से लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 6 प्रश्न यूनिट फर्स्ट के पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड जो कि मध्य प्रदेश का इतिहास है उससे, और बाकी के बचे हुए 8 प्रश्न जो पॉइंट 3 से लेके पॉइंट 8 तक मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति है उससे आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।